नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नितिन शर्मा बिजनेस स्टडी के सिलेबस के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। कॉमर्स में बिजनेस स्टडी के सिलेबस के बारे में। ओके, बिजनेस स्टडी ये कॉमर्स का ही एक पार्ट है, एक सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। इसमें आपको बिजनेस के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। ओके, यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले बिजनेस स्टडी के कितने चैप्टर हैं और चैप्टर कितने मार्किंग के हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रबंध मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट भाई सबसे बड़ा पार्ट जो है इस सब्जेक्ट का वो है मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडी का सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि 11th क्लास में आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा था कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। ओके, बिजनेस की प्रोसेस, उनके कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हो। अब थोड़ा लेवल बढ़ता है 12th क्लास में, तो बिजनेस स्टडी में तो सबसे मेन रोल है ना, वो आपका है मैनेजमेंट का। किसका? मैनेजमेंट का। ये मैनेजमेंट जो है आपके 16 अंकों का है। कितना? 16। अब ये मत सोचना कि केवल एक पार्ट है जो 16 अंकों का है, नहीं। ये मैनेजमेंट से रिलेटेड इस सिलेबस में 3 चैप्टर डाले हैं। ओके, पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा। इन तीनों चैप्टरों में मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। जो मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है वो फर्स्ट पार्ट में बता दिया। मैनेजमेंट का भाई उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, उसके रोल कौन कौन से होते हैं एक मैनेजर के, वो आपको सेकंड पार्ट में बता देंगे। थर्ड लेसन में आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है। ओके, तो इसी तरीके से प्रबंध का जो चैप्टर है, टोटल तीनों पार्ट आपके कितना अंकों का है? 16 अंकों का। ओके, ये मत मानना कि केवल एक ही चैप्टर है। आपके इस बुक में प्रबंध से रिलेटेड 3 चैप्टर है, जिनमें पहले जो है इसमें इंट्रोडक्शन आएगा मैनेजमेंट का, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी मैनेजमेंट की विशेषताएं, साथ में आपके इसमें जो भी है नेचर, ओके, जो फंक्शनल एरियाज है उनके बारे में बताया गया है। इसके अंदर आपको मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजर होता है, उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं तो उनके बारे में है कि प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और उसके रोल के बारे में। तीसरा जो है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि प्रबंध से रिलेटेड जो भी सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, वो इस तीसरे चैप्टर में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध से रिलेटेड जो भी है वो कितने अंकों का है? 16 अंकों का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अभिप्रेरणा। ओके, और एक चैप्टर है इसमें नेतृत्व। ओके बेटा, तो ये कह सकते हो कि जो तीसरे के बाद जो चौथा लेसन होगा वो किससे रिलेटेड होगा? अभिप्रेरणा से, बोल सकते हैं मोटिवेशन से, कि भाई एक मैनेजर अपने जो नीचे के स्तर के कर्मचारी हैं उनको किस तरीके से मोटिवेट करता है। ओके, कौन कौन सी टेक्निक का यूज में रहता है, तो आपको ये सारा जो भी है वो किस में मिलेगा? आपको अभिप्रेरणा में। ओके, उसके साथ इसमें जोड़ा गया है नेतृत्व को। ये बताया गया है कि भाई एक जो मैनेजर है उसमें एक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट भी होना बहुत जरूरी है। ओके, तो नेतृत्व को भी इसमें ऐड कर दिया। तो आप ये मान के चलिए ये आपका कौन सा लेसन हो जाएगा?
4th नंबर का, और ये कौन सा हो जाएगा 5th नंबर का। ओके, तो यहां पर इनका अंक क्या होगा, ये कितने अंकों का होगा, टोटल 8 अंकों का। ओके, तो हो सकता है इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन अभिप्रेरणा से आ जाता है, 4 नंबर का आपका नेतृत्व से आ जाए, तो इस तरीके से इसको सेट किया हुआ है। अब आगे बात करते हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं, तो आगे बात करते हैं तीसरे में विपणन, जिसे हम बोलते हैं मार्केटिंग। इसमें एक और लेसन में ऐड कर देता हूं, विक्रय संवर्धन, और एक ऐड कर लेते हैं अपन इसमें विज्ञापन। कोएगा, तो कह सकते हैं आगे के चैप्टर कौन से हैं, 6 नंबर का कौन सा है, अपना मार्केटिंग, 7 नंबर का कौन सा है, सेल्फ प्रमोशन, फिर उसके बाद 8 नंबर का कौन सा आ गया अपना, 8 नंबर का एडवर्टाइजमेंट। ओके, और ये हो गया अपना 8 नंबर का। ओके, तो इस तरीके से ये आपके 8 चैप्टर हो जाते हैं। अब इसका अंक क्या होगा, इन तीनों चैप्टरों को मिलाकर होते हैं 8। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है इसमें, विपणन, मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है कि भाई हम जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, एक निर्माता जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, उसको कितने इजीली हम कस्टमर तक प्रोवाइड करा सके, उसके बीच में, मतलब कि एक मैन्युफैक्चरर कोई गुड्स को तैयार कर रहा है और उसको किसको बेचना है, इसको कस्टमर तक पहुंचाना है, तो उस बीच में क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है, माल को मैन्युफैक्चरर से लेके कहां तक, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रोसेस हुई है, वो सारी किस्में हो जाती है एक तरीके से मार्केटिंग में। ओके, उसके बाद आता है विक्रय संवर्धन, हम इसको ये बोल सकते हैं विक्रय में वृद्धि, सेल प्रमोशन। आप लोगों ने देखी है सेल लगती है। ओके, क्यों लगती है, क्योंकि किसी भी वस्तु को बेचने के लिए अधिक से अधिक डिमांड उसकी बढ़ाने के लिए, तो हम किस तरीके से उसको डिमांड को बढ़ा सकते हैं। कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा है, उसको पब्लिक की नजर में लाने के लिए हम क्या क्या प्रयास करते हैं, तो भाई विक्रय संवर्धन आपको उसी चीज की नॉलेज देगा, सेल प्रमोशन आपको वही नॉलेज दे रहा है आगे चल के। अब आगे बढ़ते हैं इसमें विज्ञापन। भाई आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, बहुत अहम रोल होता है विज्ञापन का भी, एडवर्टाइजिंग का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। ओके, ये आप लोग भी जानते हो। अब ये तीनों जो चैप्टर हैं आपके कितने अंकों के हैं, 8 अंकों के। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोबारा, विज्ञापन हो गया। अब मैं बात करूंगा व्यापारिक विधि। ओके, या संनियम मान लो, या कुछ भी मान सकते हो आप, इससे बिजनेस लॉ भी बोल सकते हो। ओके, अब बिजनेस लॉ से रिलेटेड जो चैप्टर है आपके कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो जाएगा आपका जिसमें सामान्य जो कॉन्सेप्ट होता है लॉ का, एक चैप्टर तो 9 नंबर का जो होगा आपका सामान्य लॉ के ये होगा कि भाई लॉ होता क्या है, बिजनेस लॉ क्या होता है, इनके एरिया कौन कौन से होते हैं, इनमें सेक्शन कौन से होते हैं, जो भी आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट बिजनेस लॉ, ये सारे कंसेप्ट आपके जो 9वां चैप्टर होगा बिजनेस स्टडी उसमें क्लियर होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 10वें नंबर का चैप्टर होगा वो सारे क्या होंगे, इसमें प्रावधान होंगे। प्रावधान क्या होते हैं, प्रोविजन होते हैं कि हम माल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उनसे जो भी नियम कानून होते हैं वो सारे प्रावधान की जो डिटेल होगी आपके 10वें चैप्टर में होगी।
ओके, अब ये दोनों ही चैप्टर आपके कितने अंकों का होगा? 16। ओके, तो इस तरीके से 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, एक और चीज याद रखना, आपके एग्जाम में जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना 6 नंबर के, वो या तो मैनेजमेंट के अंदर से आएंगे, एक क्वेश्चन तो आएगा मैनेजमेंट में से 6 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा आपका जो ये तीसरी यूनिट मानते हैं अपन, विपणन, विक्रय संवर्धन, विज्ञापन, इन तीनों लेसनों में से कोई भी लेसन में से 6 नंबर का आ सकता है। और एक 6 नंबर का आपका आएगा किसमें से? जो बिजनेस लॉ है उसमें से आएगा। तो कुल मिला के बहुत अहम रोल रखते हैं ये तीनों यूनिट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और कौन कौन से चैप्टर हैं जब हम बिजनेस स्टडी को पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं 5वें नंबर पर हम डालते हैं किसको? उद्यमिता को। उद्यमिता के भी कितने पार्ट हैं? उद्यमिता के कितने पार्ट है भाई? 2 पार्ट है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को भी 2 भागों में बांटा गया है। इधर एक 11वें नंबर का चैप्टर होगा, एक 12वें नंबर का चैप्टर होगा। ठीक है, उद्यमिता से रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज होगी आपके 11वें नंबर के चैप्टर में। ओके, उद्यमिता कार्यक्रम और होते हैं ईडीपी जिन्हें बोल जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, की सरकार जो योजनाएं तैयार करती है। ओके, कैसे उनकी जानकारी हम अपने उद्यमियों तक पहुंचा सके। ओके, उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको इस सेकंड चैप्टर में मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई 10 चैप्टर तो ये हो गए, एक 11वें नंबर का चैप्टर हो गया और ये हो गया अपना 12वें नंबर का। अब बात कर लेते हैं इन्हीं चैप्टरों के अंक की, मार्किंग की। जो अंक है कितने नंबर का है चैप्टर? दोनों मिलाकर आपके 8 नंबर के हैं। ओके, इसमें भी पॉसिबिलिटी यही बनती है, या तो 4 नंबर का क्वेश्चन एक इसमें से दे दे, एक इसमें से दे दे। आपके मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन इन चैप्टरों में से बन सकते हैं। इस चैप्टर में से उद्यमिता से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसमें उद्यमिता के बाद एक मेन जो चैप्टर है इसके बाद वो है आपका बीमा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में सारा डेटा, सारा नॉलेज आपको मिलेगा इस चैप्टर में कि बीमा क्या होता है, बीमा की विशेषताएं। ठीक है, आगे बीमा के जो उद्देश्य, महत्व, ठीक है, बीमा के प्रकार, ये सारे आपके इंश्योरेंस वाले चैप्टर में मिलेंगे। ये कौन से नंबर का चैप्टर होगा आपका? 13 नंबर का। ठीक है, और ये अंक कितना होगा इसमें भाई? ये अकेला लेसन कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। इंपॉर्टेंट रखता है बेटा ये एक अकेला चैप्टर। अभी तक आपने देखा है क्या कोई एक अकेला चैप्टर इतने नंबर का है? नहीं। आपके ये चैप्टर 3 मिलाकर 16 नंबर के हो रहे हैं, 2 मिलाकर 8 अंकों का होगा। इसी तरीके से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक चैप्टर से आपको कितनी मार्किंग मिल रही है? 8 नंबर की। इसमें भी बहुत पॉसिबिलिटी है 2 क्वेश्चन बनेंगे या 3 क्वेश्चन बनेंगे। 2 बनते हैं तो 4-4 नंबर के, 3 बनते हैं तो 2-2 नंबर का और 1 4 नंबर का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीमा एक अपना 13वें नंबर का चैप्टर था। 14वें नंबर का जो चैप्टर है अपना वो कौन सा है बीमा के बाद? CSR। एक नया कॉन्सेप्ट डाला इस सिलेबस में, CSR, कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में। ये कितने अंकों का है? ये भी अकेला चैप्टर कितने अंकों का है? 8 अंकों का है। इसमें भी पॉसिबिलिटी यही है कि आपके कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ओके, CSR में क्या आएगा कि भाई कंपनी की क्या क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किनके लिए? कस्टमर, समाज, इनके लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
वो इसमें आपको पढ़ेंगे। CSR के जो नए प्रोविजन बने हैं 2014 में या कंपनी एक्ट 2013 में जिस तरीके से CSR को कंट्रोल किया जाता है, वो सारे प्रोविजन भी हम किस में पढ़ेंगे? CSR के चैप्टर। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा नॉलेज देने वाला चैप्टर है ये भी। तो CSR आपका आएगा 8 नंबर का। अब बात करते हैं इसके लास्ट जो टॉपिक है अपना GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ओके, ये कितने अंकों का है आपका? GST आपका बेसिक नॉलेज देगा। GST से रिलेटेड ये चैप्टर आपको कि GST कब बना, GST का मार्ग कब ओपन हुआ भाई हमारे देश में, कौन से देश मतलब हमारे कौन से राज्य में लागू है, कौन से में नहीं। उसके अलावा GST में कितनी विवरणियां होती है, वो सारा ऑलमोस्ट जो भी है इसमें GST से बेसिक आपको नॉलेज इस चैप्टर में मिलेगी। अब ये चैप्टर कितने अंकों का है? 8 अंकों का है। ओके, तो इस तरीके से हमने बिजनेस स्टडी के पूरे सिलेबस को देखा और सिलेबस में हमने इसको एक तरीके से 8 यूनिट में डिवाइडेड कर दिया बेटा। ओके, एक ही चैप्टर में 3 चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया अपने आप। ओके, तो यहां पर ये बिजनेस स्टडी का पूरा सिलेबस है। तो अब हम सबसे पहले जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड बात करेंगे? हम मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन है, मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसके बारे में अब आपको बताएंगे। ओके, जैसा कि हम बिजनेस स्टडी के अपने 12th क्लास की जो बिजनेस स्टडी है उस बुक का सिलेबस हम समझ चुके हैं। ठीक है, कि सिलेबस में 15 चैप्टर है और ये जो सब्जेक्ट है आपकी 80 नंबर की मार्किंग की है। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो मैंने बताया था मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के पार्ट का सबसे पहला जो चैप्टर है जिसमें इंट्रोडक्शन है मैनेजमेंट का, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है। ठीक है, नेचर से मतलब कि उसे कंपेयर किया गया है मैनेजमेंट को मल्टीडिसिप्लिनरी से, उसके अलावा प्रोफेशन से, काफी चीजों से उसको कंपेयर भी किया गया है इस पहले चैप्टर में। ठीक है, फंक्शनल एरियाज के बारे में बताया गया है। तो हम सबसे पहले जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, आपको मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषता होती है उसका जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो प्रयास करते हैं आपको समझाने का। प्रबंध मैनेजमेंट जो पहला चैप्टर है उसमें सारा इंट्रो है मैक्सिमम। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले इसकी जो मेन डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, जिसे निष्कर्ष बोल सकते हैं हम, काफी परिभाषाओं से निकल के जो निष्कर्ष निकाला जाता है, तो एक मेन डेफिनेशन इसकी जो है वो क्या है कि प्रबंध एक विज्ञान व कला है। ओके बेटा, मैनेजमेंट क्या है? एज ए साइंस और एज ए आर्ट माना गया है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि प्रबंध को क्या माना गया है? विज्ञान भी और साथ में कला भी। अब ये क्या है कि भाई हो सकता है विज्ञान की जो विशेषताएं हैं वो मैनेजमेंट में मिलती है, कला की भी कुछ विशेषताएं हैं, कला भी एक अपने आप में विषय है, तो कला की भी कुछ विशेषताएं जो किससे रिलेटेड होती, मतलब मिलती है प्रबंध से। ओके, जैसे एग्जांपल विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान कारण व परिणाम पर संबंधित होता है। इसी तरीके से मैनेजमेंट भी क्या है? अपने कॉज ऑफ रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसी बेस पर कार्य करता है। मैनेजमेंट कला भी माना गया है। कला में क्या चाहिए आपको? चातुर्य ज्ञान। आप किसी भी कार्य को करो उसमें परफेक्ट होने चाहिए। इसी तरीके से कला का जो भी काम हम करते हैं ना, उसको कार्य करते रहते तो हमको और क्या हो जाता है, और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट को भी इसी तरीके से माना गया है।
कि मैनेजमेंट आप करते जाइए, आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, ठीक है, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो कह सकते हैं कि प्रबंध एक क्या है, विज्ञान भी है और क्या है, कला भी है। जो अब भाई डेफिनेशन आगे बढ़ दी है इसकी, उसको भी समझो। जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, इस लाइन को यही छोड़ दीजिए, जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने। अब ये क्या है कि भाई आप किसी भी संस्था का मैनेजमेंट कर रहे हो, आप एज ए मैनेजर वर्क कर रहे हो, तो आपका कार्य क्या है, दूसरे व्यक्ति कौन है यहां पर, अन्य कर्मचारी, स्टाफ के लोग, उन व्यक्तियों से आपको क्या करवाना है, कार्य। मतलब कि यदि कोई मैनेजर स्टाफ के वर्कर जो कर्मचारी है उनसे कार्य नहीं निकलवा सकता, कार्य नहीं करवा सकता उसकी इच्छा अनुरूप, तो वो मैनेजर नहीं बन पाता। अच्छा, उसी के साथ डेफिनेशन आगे बढ़ती है। इसका मेन रोल भी क्या इसमें भी है, लागतों को कम करने। एक मैनेजर का काम है लागतों को कम करने। जो संस्था में वो कार्य कर रहा है, जिस संस्था में वो कार्य कर रहा है, उस संस्था में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन की कॉस्ट को जितना हो सके लो कर सके। भाई एक मालिक, एक ऑनर यही तो चाहता है कि आपने जिसे भी मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है वो आपको एक बेस्ट रिजल्ट लाके दे, ओके, कुछ नया करके दिखाए। तो इसी तरीके से इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लागतों को कम करने, ओके, और संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। कोई भी संस्था हो बेटा, संस्था कोई भी हो, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। विदाउट कोई पर्पस आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। तो इसके लिए याद रखना, और संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजन से लेकर नियंत्रण का कार्य शामिल होता है। नियोजन क्या होता है, किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग करना। क्या करना, प्लानिंग। यदि आप किसी कार्य को कर रहे हो और बिना प्लानिंग के उस कार्य को करना चाह रहे हो, क्या वो पॉसिबल है, क्या वो सक्सेसफुल की राह पे चल रहा है, नहीं हो सकता है, उसको काफी परेशानी हो सकती है क्योंकि उसका कोई प्लान तो है ही नहीं। अब आगे नियंत्रण का भी कार्य शामिल किया है, नियोजन से लेकर नियंत्रण, ओके। तो नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि किसी संस्था में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनके लिए प्लानिंग तो बना दी, परंतु कर्मचारी हमारे अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण तो करना पड़ेगा ना। तो ये मैनेजर का काम नियंत्रण करने का भी है, ओके। तो इस डेफिनेशन को बहुत इजी है, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। और अच्छे से बोलता हूं एक बार कि प्रबंध एक विज्ञान व कला है। सबसे पहले तो इस डेफिनेशन में इतना सा क्लियर किया है कि प्रबंध को क्या माना है, विज्ञान भी माना है और कला भी माना है, साइंस भी है और ये क्या है, आर्ट्स भी मानी गई है। जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, ओके, गेट वर्क डन बाय अदर पर्सन, ओके, लागतों को कम करने, जो भी आपकी लागत है उसको कम करने का प्रयास करने का कार्य किसका है, मैनेजर का है, मैनेजमेंट का है। और संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजन से लेकर नियंत्रण तक के कार्य शामिल किए जाते हैं इस मैनेजमेंट में, ओके। आपको एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, ये दो शब्द हैं, प्रबंध और एक है अपना प्रबंधक, ओके। प्रबंध क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसमें काफी सारे सिद्धांत हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। यदि आप इस प्रबंध के कार्य को कर रहे हो तो आप क्या हो, प्रबंधक, ओके। होता क्या है, लॉ, जो कानून होता है, जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, पर लॉ के जो भी वकील होते हैं उनको अपन लॉयर बोलते हैं नहीं। तो इसी तरीके से एक तरीके से ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो कौन कहलाएगा, प्रबंधक। तो मैनेजमेंट और मैनेजर, इतना सा डिफरेंस,
ओके, आगे दो व्यक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो इसमें मैरी पार्कर फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट, और एक है आपका कुंटज। ये दो व्यक्तियों ने प्रबंध की डेफिनेशन दी थी। क्या डेफिनेशन थी? मैरी पार्कर फॉलेट ने सिंपल शब्दों में बोला है क्या कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला को प्रबंध कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा सकता है, उसमें ये आर्ट है, आर्ट वाला कंसेप्ट है, तो ही वो एक परफेक्ट मैनेजर कहला सकता है। ओके, मतलब दूसरा कुंटज, हेराल्ड कुंटज ने भी डेफिनेशन दी है प्रबंध की। इसने बोला है कि एक औपचारिक संगठन है। कौन सा? एक औपचारिक संगठन है, उसमें लोग, बहुत सारे लोग काम करते हैं, और उसमें लोग जो काम कर रहे हैं उनसे कार्य करवाना, उस संगठन से कार्य करवाना ही क्या है? वो क्या है? प्रबंध है। ओके, ये दो डेफिनेशन में सबसे पहली जो मैरी पार्कर फॉलेट है वो तो क्या बोल रहे हैं कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट कहा जाता है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जो औपचारिक समूह है, एक संस्था का जो औपचारिक समूह है, उस समूह से कार्य करवाना ही, उससे कार्य करवाना, निकलवाना ही वो क्या है? प्रबंध है। ओके, तो इस तरीके से हम प्रबंध की डेफिनेशन समझ चुके हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये समझ जाना आप कि प्रबंध और प्रबंधक अलग अलग हो गए। प्रबंध एक विषय है और प्रबंधक एक उस विषय पर कार्य करने वाला व्यक्ति। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, की विशेषताएं क्या क्या होती है एक मैनेजमेंट की। ओके, आराम से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रबंध, ये क्या है? प्रबंध की विशेषताएं। ओके, प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं। ओके, वे स्वयं प्रबंधकीय कार्य करते हैं। कोई दिक्कत? डेफिनेशन में भी यही बोला था कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाते हैं। ये बोला था, नहीं बोला था? हमारे मैरी पार्कर फॉलेट ने भी बोला था भाई ये बात तो, कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला क्या है? प्रबंध है। इसी तरीके से इसमें विशेषता में भी लिखा हुआ है कि प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं। जो मैनेजमेंट है, गेट वर्क डन बाय अदर पर्सन, वह स्वयं प्रबंध के कार्य करते हैं और स्वयं क्या करेंगे? अपना जो भी मैनेजरियल फंक्शन होगा उसको करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भाई सर अन्य लोगों से कार्य करवाना तो हम समझते हैं कि हर जगह मैंने देखा है, परंतु प्रबंध का कौन कौन सा कार्य होता है? ठीक है, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है नियोजन से लेकर नियंत्रण। इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं प्रबंध कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। एक प्रबंधक कौन कौन सा कार्य करेगा? नियोजन, संगठन, ठीक है, नियुक्ति, समन्वय, नियंत्रण, ये कार्य करेगा। ओके, ये प्रबंध के कार्य है। प्रबंध अपनी संस्था में जब भी कार्य करेगा तो इन्हीं स्टेप को फॉलो करेगा। सबसे पहले वो प्लानिंग करेगा संगठन में, उसके बाद संगठन एक तैयार भी करेगा, उसमें नियुक्ति ज्वाइनिंग भी देगा, कोऑर्डिनेशन भी रखेगा। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में रखेगा? जो ऑनर है और कर्मचारी, जो स्टाफ के मेंबर है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखने का कार्य करेगा। साथ में वो क्या करेगा? नियंत्रण करेगा कि भाई कर्मचारियों को जो ऑर्डर मिला है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी बड़ा जरूरी होता है। तो मतलब नियंत्रण भी करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा से बोलते हैं इसी विशेषता को कि प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं। मैनेजमेंट
गेट वर्क डन बाय अदर पर्सन, और खुद क्या करते हैं, मैनेजरियल फंक्शन कंप्लीट करते हैं। अपने अपने कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइनिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण, कंट्रोलिंग। उसके बाद दूसरी विशेषता है इसमें बेटा, प्रबंध उद्देश्य पूर्ण होता है। आप मुझे बताइए कि कभी कोई संस्था आपने ऐसी देखी है जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जिसने कोई गोल सेट ही नहीं किया? ऐसी आपने कभी कोई संस्था देखी है क्या? और चलो ठीक है, ऐसी कोई संस्था है जहां पर किसी उसका कोई गोल नहीं है, उसके ऑनर का कोई उद्देश्य नहीं है चलाने का, वहां पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्या? मैनेजमेंट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो जहां आप मैनेजमेंट को यूज में ले रहे हो तो वो प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण। क्योंकि हमारा जो प्रबंध विषय है ना, बिना लक्ष्यहीन संस्थाओं, जो लक्ष्यहीन संस्था है उनके लिए बनाई नहीं है भाई। तो प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण होता है। मतलब संस्था में क्या होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के द्वारा तैयार की जाती है, उनके भी कुछ लक्ष्य होते हैं। तो हमारे प्रबंध होता है ना, उन्हीं के लक्ष्य के अकॉर्डिंग काम करता है। यदि किसी संस्था का कोई लक्ष्य नहीं है, जीतने का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, उसे तो मैनेजमेंट की आवश्यकता ही नहीं है बेटा, है क्या? बिल्कुल नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रबंध एक मानवीय कार्य है। प्रबंध एक मानवीय कार्य है, याद रखना। पहले तो क्या था, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब कि जो मैनेजमेंट होगा वो पर्पसफुल होगा, विदाउट पर्पसफुल नहीं होगा। और तीसरी विशेषता क्या कहती है कि प्रबंध एक मानवीय कार्य है, एक ह्यूमन फंक्शन है। बिल्कुल साफ क्लियर है कि एक प्रबंध क्या है, ह्यूमन फंक्शन है। आपने कभी नॉन ह्यूमन फंक्शन के द्वारा कोई मैनेजमेंट करते देखा है क्या? एक मनुष्य ही तो क्या करेगा, प्रबंध कर सकता है। तो हम कह सकते हैं एक मानवीय कार्य है, ठीक है। और इस कार्य को करता कौन है, प्रबंध करेगा कौन? जिसके पास बेटा एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रबंध का काम कर सकता है, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, कोई मैनेजमेंट का उसके अंदर फैक्ट ही नहीं है, तो वो व्यक्ति मैनेजमेंट को कर ही नहीं सकता। और यदि ऐसा व्यक्ति आप मैनेजमेंट के लिए लगाते हो तो आपकी क्या गारंटी है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुल बने? तो याद रखना कि प्रबंध एक क्या है, एक मानवीय कार्य है। ओके, जो किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिससे संस्था क्या हो सके, उसका सफल संचालन किया जा सके। ओके, क्लियर है? इट इज क्लियर। ये कैरेक्टरिस्टिक जो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, क्लियर होती जा रही है आपको? ओके, बात करते हैं चौथी, जो फोर्थ नंबर की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? ये शब्द देख रहे हो, वर्ड चुनौतीपूर्ण। ओके, प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्या है बेटा? ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। कैसा फंक्शन है, कैसा कार्य है, कैसा टास्क है? एक चैलेंजिंग टास्क है। तो मैनेजमेंट को एक चैलेंजिंग टास्क माना गया है। ओके, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रबंध में चैलेंजिंग टास्क माना जाता है प्रबंध को। क्यों? क्योंकि आज का जो समय है प्रतिस्पर्धात्मक समय है, कंपटीशन का समय है, ठीक है। आप जिस संस्था में कार्य कर रहे हो, ऐसी कई संस्थाएं देश में चल रही होगी, कई संस्थाएं राज्य में चल रही होगी, शहरों में चल रही होगी। तो आपको कंपटीशन करना है, उनसे अधिक सफल बनना है, उनसे अधिक सक्सेसफुल बनना है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ही एक ऐसा रोल है जिनके माध्यम से हम क्या हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक राज्य में, एक सिटी में, एक देश में कई सारी संस्थाएं कार्य कर रही है। उन संस्थाओं में से आप एक किसी संस्था में काम कर रहे हो
और आप मैनेजमेंट के पद पर हो, ठीक है, और आप उस कंपटीशन से बाहर हो, आप संस्था को आगे पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहे हो, जहां है वैसी रहे, इस तरीके का कार्य सोच के आप बैठे हो, आप चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते हो, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सके, सक्सेसफुल हो सके। तो प्रबंध के चौथी जो विशेषता है वो है प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रबंध, इसको चेंज करते हैं, प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। क्या है? प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। अब ये जो शब्द है ना सृजनात्मक, ये क्या है? क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट को कैसा फंक्शन समझा है? क्रिएटिविटी वाला फंक्शन समझा है। ओके, क्रिएटिविटी होती क्या है, सृजनात्मक होता क्या है, इसे समझना भी बड़ा जरूरी है। तो समझो आप किसी संस्था में काम कर रहे हो, ओके, और संस्था में आप चुनौतियों का सामना भी कर रहे हो, आपके अंदर अनुभव भी है, आपके अंदर नॉलेज भी है, आपकी संस्था का उद्देश्य भी है, सब काम बेटा चल रहा है, ओके, परंतु आप में सृजनात्मक, जो सृजनात्मक है वो कॉन्सेप्ट कहीं दिखता नहीं है। सृजनात्मक का, क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट आपके अंदर दिखता ही नहीं, ये गुण आपके अंदर है ही नहीं। तो क्या पॉसिबल है क्या आप एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सको? बिल्कुल नहीं बना सकते। ठीक है, अब समझो सृजनात्मक क्या होता है कि हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं, कितने सारे रिसोर्सेज है हमारे पास, कम रिसोर्सेज हो या बहुत सारे रिसोर्सेज हो, जो भी हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज है उनसे हम उत्तम से उत्तम कार्य, बेस्ट से बेस्ट कार्य कर सके, वो ही हमारी सृजनात्मक कार्य होता है। हम अपने कार्य में रंग रूप आदि कार्य को मतलब इस तरीके से क्रिएटिविटी रूप से कर सके कि भाई संस्था को क्या हो, फायदा हो, कि भाई कम रिसोर्सेज हो संस्था के पास, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, पर उन संस्थाओं में जो कम रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को जितना अधिक आप उपयोग में ले सको, ठीक है, बेनिफिट उठा सको, वही कार्य क्या है, सृजनात्मक कार्य है। तो मान सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक सृजनात्मक कार्य होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि मैनेजमेंट है उसमें भी सिद्धांत होते हैं, यह सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ओके, याद रखना ये 6 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ मैनेजमेंट की, यह सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। मतलब कि मैनेजमेंट क्या है, किसके ऊपर आधारित है, जनरल प्रिंसिपल, जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उन पर क्या है, ये बेस पर कार्य करता है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेस पर पूरा प्रबंध कार्य कर रहा है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि भाई सिद्धांत तो है प्रबंध के पास, काफी सारे, मैं कहता हूं 5 दर्जन तक सिद्धांत हैं, ठीक है, परंतु सामान्य सिद्धांत है माने जाते हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तनीय होते हैं, हम अपने समय के अकॉर्डिंग उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। साइंस की तरह नहीं होते कि भाई जो सिद्धांत बन गया उसी के अकॉर्डिंग काम चलना है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है इसके सिद्धांतों को। ठीक है, इसलिए इसके सिद्धांतों को कैसा सिद्धांत माना गया है, सामान्य सिद्धांत। ओके, तो सामान्य सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है एक मैनेजर। अब आगे बढ़ते हैं, प्रबंध में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अब याद रखो कि भाई अपना एक चैप्टर भी आएगा 5वें नंबर का, नेतृत्व, लीडरशिप। ओके, और ये क्यों रिलेटेड है, इस चैप्टर में क्यों पढ़ाया गया है इसमें, क्योंकि एक जो प्रबंध होता है, प्रबंध में भी क्या होना चाहिए, नेतृत्व का गुण होना चाहिए। आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हो, वहां पर आप मैनेजर के पद पर काम कर रहे हो, मैनेजमेंट संभालते हो, और आपके अंदर लीडरशिप का
गुण होता है ना, वो है ही नहीं, तो क्या आप अपनी संस्था को सफल बना सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। अब बात क्वेश्चन बनता है कि सर लीडरशिप होती क्या है आखिरकार? लीडरशिप होता है कि आप दूसरे व्यक्तियों से कार्य निकलवा सकते हो। आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि आपके कहने से सामने जो भी कर्मचारी है, आपके स्टाफ में जो भी लोग हैं, आपके कहने से ही काम करते हैं। ओके, यदि आप इस तरीके का मैनेजमेंट करते हो, रूडली आपका बिहेव है और आप अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करते हो, तो आप स्टाफ जो भी कर्मचारी आपकी बातें नहीं मानेगा भाई, ठीक है। और यदि आपके अंदर नेचर अच्छा है, आप कर्मचारियों को और जो क्या कहते हैं कि जो ऑनर है उनके बीच में क्या लेके चलते हो, कोऑर्डिनेशन का जो कंसेप्ट है उसको लेके चलते हो, तो आपकी लीडरशिप क्या होती है? बहुत मजबूत हो जाती है, ठीक है। आपकी बात ना तो कर्मचारी ना करते, ना कोई ऑनर इसकी बात ना करेगा। ओके, तो प्रबंध में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। ओके, इसी के साथ हम लास्ट जो है इसमें, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। बेटा ये जो नेतृत्व है, इसके चैप्टर को अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ओके, बोला जाता है कि मैनेजमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। ओके, सभी जगह पाया जाता है, सभी क्षेत्रों में। अब यहां पर चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे रूस हो, सभी जगह बेटा मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। ओके, वही मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, प्लानिंग करना, कंट्रोल करना, सेम टू सेम होता है, ठीक है। चाहे धार्मिक जगह हो, मंदिर हो, उसमें भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। चाहे बिजनेस का एरिया हो, चाहे नॉन बिजनेस का एरिया हो, सभी जगह हमें किसकी आवश्यकता होती है? मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक क्या है? सार्वभौमिक क्रिया है। ओके, अब इस सार्वभौमिक क्रिया के लिए भी काफी डिबेट हुआ। कुछ लोगों ने इस पे पक्ष में, कुछ लोगों ने उसके विपक्ष में अपने अपने तर्क दिए, ठीक है। कुछ लोगों ने पक्ष में और कुछ लोगों ने अपने उसके विपक्ष में तर्क दिए कि भाई प्रबंध यूनिवर्सल है, कोई मानता है, जैसे थियो एमन है जिन्होंने पक्ष में दिया था, स्टीफन है उन्होंने विपक्ष में दिया था। तो इस तरीके से आज हमने प्रबंध की परिभाषा समझी। प्रबंध की परिभाषा में मैरी पार्कर, पॉलेट और कुंटज को भी समझा। ओके, उसके बाद हमने मैनेजर और मैनेजमेंट में भी डिफरेंस किया। हमने ये भी बताया कि मैनेजमेंट के कौन कौन से मेन काम, वर्क होते हैं, फंक्शन होते हैं। वैसे तो इसमें इस किताब के अकॉर्डिंग 10 फंक्शन है, ठीक है, परंतु जो मेन फंक्शन है वो ये 5 है। उसके अलावा हमने इसकी सारी विशेषताएं एक एक करके अच्छे से क्लियर की है। ओके, अब आप लोगों का कार्य है कि आप इस जो भी मैंने अभी पढ़ाया है, छोटा मोटा जो बेसिस है, ठीक है, उनको आप अपनी बुक में, आपकी नोटबुक में जिसमें भी लिखा है उसमें अच्छे से आप इसको रीड कर ले। ओके, आपके कोई भी परेशानी होती है आपको इस चैप्टर से संबंधित, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके आप मुझसे उस समस्या का निदान पा सकते हो। ओके, तो हम अपनी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें हम इसी चैप्टर को, जो पहला चैप्टर है हमारा प्रबंध, अभी ये फिनिश नहीं है, इसमें आगे जो भी होगा हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। जैसे इसमें अभी तो हमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, अभी इसमें हमने कि जो फंक्शनल एरियाज होता है वो पढ़ना है। ओके, तो इसी के साथ मैं अभी आपसे विदा लेता हूं, आगे मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।